हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल में कर रहे होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी आपके सामने एक जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि यूपीपी एवं सीआरपीएफ ट्रेडमैन और अदर वैकेंसी को देखते हुए लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? आपके पास दिया है, ऑप्शन ए दिया सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी दिया ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम अम्लीय वर्षा की बात करें, अम्लीय वर्षा की बात करें तो अम्लीय वर्षा का कारण मुख्य कारक क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों मतलब इसके कारक हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। और अगर हम अम्लीय वर्षा की बात करें, इसमें कौन कौन से दो घटक होते हैं? इसमें होता है एक H2SO पर हाइड्रो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, एक होता है आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है? HNO3 सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। जब सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करता है तो ये नाइट्रिक अम्ल बनता है। और ये मतलब अम्लीय वर्षा में ये दो तत्व पाए जाते हैं। अगर से ये पूछे मतलब इनका भाग कितना होता है, तो पूरे भाग का 2/3 भाग इसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं और 1/3 भाग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये होते हैं। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक पूछा तो हमारा ऑप्शन सी हमारा सही होता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी? CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए दिया है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी दिया है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन सी दिया है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी दिया है महात्मा गांधी। ऑप्शन डी दिया महात्मा गांधी। CF एंड्रूज की बात करें तो इन्हें दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी? इन्हें महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि दी थी। अगर पूछे CF एंड्रूज कौन थे, तो ये महात्मा गांधी के मित्र थे। और जब महात्मा गांधी अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को जब अफ्रीका से भारत आए थे, तो इसमें मतलब उन्हें महात्मा गांधी को भारत बुलाने में सबसे बड़ा सहयोग मानिए सबसे बड़ा सहयोग किसका था? तो CF एंड्रूज का था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है कि CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया है बनारस, ऑप्शन बी दिया है लखनऊ, ऑप्शन बी दिया है हरिद्वार, ऑप्शन सी दिया है लखनऊ, ऑप्शन डी दिया है देहरादून। तो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की बात करते कहाँ स्थित है? आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर से लखनऊ में और कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर है विश्व अनुसंधान संस्थान। कौन सा? विश्व अनुसंधान संस्थान। और एक है आम अनुसंधान संस्थान। ये सब कहाँ हैं? ये सब लखनऊ में स्थित हैं। ठीक है, अगर से हम अगर से अनुसंधान संस्थान की बात करें, जैसे कटक हो गया, मतलब चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चावल की बात करें कहाँ है? आपका कटक में है। ठीक है, गेहूँ हो गया, गेहूँ अनुसंधान संस्थान, और जौ अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? आपका करनाल हरियाणा में है। करनाल हरियाणा में स्थित है। और कपास की बात करें, कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका नागपुर में है। नागपुर में कौन सा है? कपास अनुसंधान संस्थान है। एक है आपका गन्ना अनुसंधान संस्थान और एक है गन्ना प्रजनन केंद्र। गन्ना
प्रजनन केंद्र और एक है आपका गन्ना अनुसंधान संस्थान। अगर से गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं आपका लखनऊ में ही है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। लेकिन गन्ना प्रजनन केंद्र की बात करते हैं आपका कोयम्बटूर। कहाँ? कोयम्बटूर कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आइविस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आइविस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आइविस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन ए दिया आपका जापान, ऑप्शन बी दिया है नेपाल, ऑप्शन सी दिया है पाकिस्तान। यहाँ पर ऑप्शन डी बना लीजिए, ऑप्शन डी बना लीजिए कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पूछा आइविस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? जापान या नेपाल या पाकिस्तान। तो आइविस की बात करते कहाँ का है? यह जापान का राष्ट्रीय पशु है। और नेपाल की बात करते हैं यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर एक गाय, नेपाली मतलब गाय, यहाँ पर राष्ट्रीय मतलब नेपाल का राष्ट्रीय पशु का है गाय। और पाकिस्तान की बात करते हैं यहाँ पर है एक मारखोर की बात करते हैं। मारखोर क्या है? एक बकरी की प्रजाति है। मारखोर बकरी की प्रजाति है। ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। आगे देखिए यहाँ पे मतलब इनके चित्र को लगाया गया है। ये देखिए आपको दिया गया है, ये है आपका आइविस जो कि जापान का राष्ट्रीय पशु है। आइविस ये जापान का राष्ट्रीय पशु है। और इसकी बात करें तो ये है आपका मारखोर। कौन सा है ये? ये है आपका मारखोर जो कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। मारखोर ये आपका पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। पाकिस्तान का। ये है आपका जापान का राष्ट्रीय पशु। कौन सा है? आइविस। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए दिया 13 मई 1952, ऑप्शन बी दिया है 6 अगस्त 1952, ऑप्शन सी दिया है 9 अगस्त 1952, ऑप्शन डी दिया है 12 अगस्त 1952। तो राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा अगर पूछे किस अनुच्छेद में बताया गया तो इसके लिए ट्रिक है, जैसे सरला याद कर लीजिए। सरला ना। स से हो गया आपका संसद, र से हो गया का राज्यसभा, और ल से हो गया लोकसभा। और संसद कौन सा अनुच्छेद में? ये 79 में है, राज्यसभा 80 में है और लोकसभा 81 में है। ठीक है, तो राज्यसभा किस अनुच्छेद में? राज्यसभा आपका अनुच्छेद 80 में कौन सा है? राज्यसभा। पूछा राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए दिया है गोदावरी, ऑप्शन बी दिया है गंगा, ऑप्शन सी दिया है कृष्णा और ऑप्शन डी दिया है कावेरी। तो हेमावती की बात करें तो हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कावेरी की सहायक नदी है। और इसकी और कौन सी सहायक नदी है? तो भवानी हो गई। इससे भवानी और हेमावती ये दोनों किसकी सहायक नदी हैं? ये हैं आपकी कावेरी की सहायक नदी। अगर कृष्णा की बात करें तो यहाँ पर है कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। ये किसकी सहायक नदी हैं? तो यहाँ आपकी कृष्णा की सहायक नदी। और अगर से गंगा की बात करें, गंगा की सहायक नदी की बात करें तो क्या यमुना, ताप्ती, कौन सी? ताप्ती नहीं हो, ताप्ती गंडक लिख लीजिए। कौन सा? गंडक। गंगा की सहायक नदी यमुना, गंडक और यमुना हो गई, काली नदी हो गई और घाघरा। ये सब किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है।
और अगर से गोदावरी की बात करें, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती नदी हो गई, इंद्रावती नदी हो गई, और प्राणहिता हो गई, प्राणहिता, प्राणहिता, पे गंगा, पे गंगा, ये सब किसकी नदी, किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा, पूछा कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया है हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी दिया है राजस्थान। तो चंद्रप्रभा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगर से उत्तर प्रदेश में और कौन सा है? दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपका बांधवगढ़, 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 कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच है। ये कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय और पिन वैली, पिन वैली, ये कहाँ स्थित है? आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और राजस्थान में अगर से बात करें कौन कौन से प्राणी अभ्यारण्य है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, तो यहाँ पर है आपका केवलादेव, केवलादेव, रणथंभौर, रणथंभौर और सरिस्का, ये सब कहाँ स्थित है? ये सब राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और पूछा था चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ने दिया 23 अप्रैल 1757, ऑप्शन बी दिया 23 मई 1757, और ऑप्शन सी दिया 23 जून 1757, ऑप्शन डी दिया 23 जुलाई 1757। तो हम अंग्रेज प्लासी युद्ध की भी बात करें तो यह हुआ था आपका 23 जून, कब? 23 जून 1757, 23 जून 1757। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये आपका अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगर पूछे अंग्रेज की तरफ से कौन मतलब इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव जो था ये अंग्रेज की तरफ से इसका नेतृत्व कर रहा था। और सिराजुद्दौला की तरफ से कौन थे? तो ये थे आपके मीर जाफ़र और मीर मर्दान। कौन? मीर मर्दान। ये सिराजुद्दौला की तरफ से मतलब इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अगर पूछे इसमें जीत किसकी हुई तो इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई और सिराजुद्दौला की हार हुई। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर से पूछ ले इसमें प्लासी मतलब प्लासी जगह कहाँ पर स्थित है? प्लासी जगह वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्या? प्लासी। वही बन जाएगा प्लासी कहाँ है? ये कहाँ पर स्थित है? आपका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कौन सा जगह मतलब कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में क्या? प्लासी स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है? जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है? तो ऑप्शन ने दिया है ऋग्वेद, ऑप्शन बी दिया है सामवेद, और ऑप्शन सी दिया है यजुर्वेद, ऑप्शन डी दिया है अथर्ववेद। तो जादू टोना से संबंधित कौन सा वेद है? तो ये आपका अथर्ववेद है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। अगर से ऋग्वेद की बात करें तो ये आपका सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये आपका ऋग्वेद है। और सामवेद की बात करें तो यहाँ संगीत की उत्पत्ति कहाँ से? सामवेद। ये किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। और यजुर्वेद की बात करें तो यहाँ पे ये वेद जो है आपका गद्य एवं पद्य दोनों में दिया है, गद्य प्लस पद्य, गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद है? तो वो आपका यजुर्वेद। ठीक है, तो पूछा था जादू और टोना से संबंधित कौन सा वेद? ये आपका अथर्ववेद संबंधित है। अगर से इनके उपवेद की बात करें
कि यजुर्वेद का उपवेद, क्या उपवेद, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, तो यह का आयुर्वेद, आयुर्वेद। और पूछे अगर सामवेद का उपवेद कौन सा है, तो गंधर्ववेद है, गंधर्ववेद। गंधर्ववेद कौन सा है, ये सामवेद का उपवेद है। अगर से यजुर्वेद की बात करें तो ये आपका धनुर्वेद है, इसका उपवेद धनुर्वेद, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, कौन सा, शिल्पवेद, शिल्पवेद ये अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूस तथा फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है, रूस तथा फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है। ऑप्शन दिया है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन भी दिया है हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, वो गलत, इंडियन वर्ग नहीं, यहाँ पर हिंडनबर्ग होगा, हिंडन। ऑप्शन बी हमारा हो गया हिंडनबर्ग रेखा, ऑप्शन सी दिया है मैग्नेट रेखा, और ऑप्शन डी दिया है 49वीं समानांतर रेखा। तो रूस तथा फिनलैंड की बात कर रहा है, तो यहाँ पर मैकमोहन, यहाँ पर मैन रहीन हो जाएगा, कौन सा, मैन रहीन रेखा, मैन रहीन रेखा है, मैन रहीन रेखा। रूस तथा फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है, तो ये आपकी मैन रहीन रेखा अलग करती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, अगर से 49वीं समानांतर रेखा की बात करें, 49वीं समानांतर रेखा की बात करते हैं, कहाँ पर ये यूएसए प्लस कनाडा के बीच में है, कनाडा के बीच में कौन सी रेखा है आपका, 49वीं समानांतर रेखा। इसे विश्व की मतलब सबसे शांत सीमा रेखा इसी 49वीं समानांतर रेखा को ही माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, टमाटर का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। ऑप्शन दिया आपका लाइकोपिन, और ऑप्शन बी दिया है कैरोटीन, ऑप्शन सी दिया आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी दिया है कुर्कुमिन। तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो आपके लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। अगर हम कैरोटीन की बात करें, इसकी कैरोटीन की बात करें तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण गाजर, क्या, गाजर का रंग लाल होता है, गाजर का रंग लाल अगर पूछे किसके कारण होता है, ये आपका कैरोटीन के कारण होता है, किसके कारण, कैरोटीन के कारण होता है। और आइसोसाइनेट की बात करें तो इसके कारण क्या होता है, मूली, जो मूली होती है मूली तीखी लगती है, किसके कारण, ये आइसोसाइनेट के कारण मूली तीखी लगती है। और कुर्कुमिन की बात करें तो कुर्कुमिन के कारण हल्दी का पीला रंग होता है, यानी हल्दी पीला रंग किसके कारण होता है हल्दी में, तो आपके कुर्कुमिन के कारण हल्दी का पीला रंग होता है। और अगर से बात करें जैसे आंवला कसैला किस कारण लगता है, आंवला का कसैलापन, आंवला का कसैला पर किसके कारण होता है, ये टैनिन के कारण होता है, किसके कारण, टैनिन के कारण होता है। अब पूछे पपीता का रंग पीला किसके कारण होता है, पपीता का रंग पीला किसके कारण होता है, पीला या किसके कारण होता है, यह कहा था कि केरी क्ले जंथिन के कारण पपीता पीला रंग होता है। क्या है ये, केरी क्ले जंथिन के कारण पपीता पीला रंग होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ था। तो पूछा 1845 में पहला उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था जो गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ था। ऑप्शन दिया है जागरण, ऑप्शन बी दिया है हंस, ऑप्शन सी दिया है बनारस अखबार, ऑप्शन डी दिया है सरस्वती। कौन सा था उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र, यह था आपका बनारस अखबार। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि यूपी का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? यूपी का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है समान पक्षी विहार, ऑप्शन बी दिया है नवाबगंज पक्षी विहार, ऑप्शन सी दिया है लाख बहोसी पक्षी विहार, ऑप्शन डी दिया है सांडी पक्षी विहार। क्या है ऑप्शन की समान पक्षी विहार? ऑप्शन ए दिया है समान पक्षी विहार, ऑप्शन बी दिया है नवाबगंज पक्षी विहार, ऑप्शन सी दिया है लाख बहोसी पक्षी विहार, ऑप्शन डी दिया है सांडी पक्षी विहार। ठीक है, तो यूपी का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? ये आपका लाख बहोसी पक्षी विहार है। कौन सा? लाख बहोसी पक्षी विहार है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछिए कहाँ पर है तो ये आपका कन्नौज में स्थित है। कहाँ पर? कन्नौज में, ये कन्नौज में स्थित है। और सांडी पक्षी विहार की बात करिए कहाँ पर स्थित है? आपकी हरदोई में है। हरदोई में कौन सा है? सांडी पक्षी विहार। और नवाबगंज पक्षी विहार की बात करते हैं कहाँ पर है? आपका उन्नाव में है। उन्नाव में है। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? चंद्रशेखर, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार का नाम कर दिया गया। अब पूछे समान पक्षी विहार तो कहाँ स्थित है? ये आपका मैनपुरी साइड में है। मैनपुरी साइड में कौन सा है? समान पक्षी विहार। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बनाया गया था? ऑप्शन ए दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया है केरल, ऑप्शन सी दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन डी दिया आंध्र प्रदेश। तो कौन सा राज्य बनाया गया था? आंध्र प्रदेश। कुछ कब बनाया गया था? तो ये 1953 में बनाया गया था। ठीक है, और कहाँ मतलब किससे अलग होकर बना था? मद्रास से अलग होकर बना था। मद्रास के कितने जिलों को अलग किया गया? 14 जिलों को अलग किया गया था। 14 जिलों को। और पूछा भाषाई आधार पर, तो कौन सा किस भाषा के आधार पर बनाया गया था? तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया गया था। तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होता है। कौन सा राज्य है वो? आंध्र प्रदेश है। किस राज्य से करके बनाते? मद्रास यानी तमिलनाडु। पहले मतलब तमिलनाडु का नाम मद्रास था, तो मद्रास अलग होकर बनाता है। मद्रास के 14 जिलों को निकालकर मतलब आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए दिया है गोदावरी, ऑप्शन बी दिया है कृष्णा, ऑप्शन सी दिया है नर्मदा। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ये आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। इसकी लंबाई की अगर से बात करें तो लंबाई है इसकी 1312 किमी। 1312 किमी लंबी है ये नर्मदा नदी। अगर पूछे निकलती कहाँ से है तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है, जो कि 1312 किमी मतलब लंबी है और यह अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है? नर्मदा नदी ही है। अगर से हम गोदावरी की बात करें, कौन सी? गोदावरी की बात करें तो इसकी अगर से लंबाई के बारे में बात करते हैं 1465 किमी लंबी है। और यह कहाँ से निकलती है? नासिक के त्रियंबकम पहाड़ी से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में स्थित नासिक के त्रियंबकम पहाड़ी से निकलती है। त्रियंबकम पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो और ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करें, ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के चिमायुंगडुम ग्लेशियर से निकलती है। टोटल इसकी लंबाई कितनी अगर पूछे कितनी है तो इसकी टोटल लंबाई है 2900 किमी। और कृष्णा नदी की अगर हम बात करें, कृष्णा नदी की, तो यह आपकी 1400 किमी लंबी है। और ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो पूछा था कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? वो आपकी नर्मदा नदी है। और कौन सी नदियाँ जो अरब सागर में से नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, लूनी हो गई, ताप्ती और लूनी, ये सब नदियाँ अरब सागर में गिरने वाली
नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? कौन सी? तलाजा गुफाएं। तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ने दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी दिया है गुजरात। ऑप्शन डी दिया है गुजरात। तो तलाजा गुफाएं की बात करते हैं आपके कहाँ पर स्थित है? गुजरात। गुजरात में किस जगह? गुजरात के भावनगर में। गुजरात के भावनगर में कौन सी गुफाएं स्थित है? तलाजा गुफाएं कहाँ स्थित है? गुजरात के भावनगर में स्थित हैं। और ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो मतलब ये बौद्ध व जैन धर्म के बौद्ध व जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध व जैन धर्म, ये मंदिर की बात करें, ये गुफा की बात करें, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में कौन सी गुफाएं? तो उंदावल्ली गुफाएं। उंदावल्ली, कुछ उंदावल्ली की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये आपकी आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर विष्णु जी की लेटी हुई प्रतिमा है। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में कौन सी गुफा है? तो यहाँ पर है आपकी भीमबेटका गुफा। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। और महाराष्ट्र में बात करें, महाराष्ट्र में आपकी एलोरा की गुफाएं हैं। एलोरा हो गया, एक अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, और एलोरा, अजंता और एलिफेंटा और कार्ले की गुफाएं, ये सब कहाँ स्थित हैं? ये सब महाराष्ट्र में स्थित हैं। कार्ले की गुफा सब महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? निम्नलिखित में से प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? ऑप्शन ने दिया निखिल बनर्जी, ऑप्शन बी दिया हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन सी दिया जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी दिया राजा खान। तो सितार वादक की बात किया तो प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? निखिल बनर्जी हैं। अगर से हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें, किससे संबंधित है? बांसुरी बजाते हैं, यानी बांसुरी वादक, बांसुरी बजाते हैं। कौन? हरिप्रसाद चौरसिया। और जाकिर हुसैन की बात करें, ये तबला वादक हैं, तबला वादक हैं। अगर से सितार वादक में अगर निखिल बनर्जी के साथ और कौन कौन से हैं? मतलब सितार वादक में निखिल बनर्जी हैं और उनके साथ और कौन है? तो पंडित रविशंकर और उमा शंकर, ये सब किससे संबंधित है? सब सितार वादक से संबंधित हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब आज के लिए बस 19 क्वेश्चन था, मतलब जिसका क्वेश्चन लग रहा है छूट गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब मिलते हैं आप सबसे हम अगले प्रैक्टिस सेट में। और एक इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो अब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। योगेश बाबू।